हल्ला बोल टीवी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। पुलिस ने अपना मौन व्रत तोड़ा है और शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड पे बोला है, अपनी गलती मानी है और क्या कुछ कहा इसके बारे में हमें विस्तार से बताएंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में लंबे समय से यह मांग चल रही थी कि पुलिस को चीजें साफ करनी चाहिए और अब तो इस मामले की जांच पुलिस के पास है भी नहीं। बिहार सरकार ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड की जांच सीबीआई को सौंप दी है, तो अब सीबीआई जांच करेगी। तो पुलिस के पास जो अब तक की फाइंडिंग्स थी उसे पुलिस ने आज शेयर किया है और बिहार पुलिस के जो पटना के आईजी हैं जितेंद्र राणा और पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और पटना पूर्वी के एसपी परिचय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज और शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड को लेकर। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधिकारियों ने स्वीकार किया कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में प्रारंभिक स्तर पर एसएचओ चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी थानेदार रोशनी कुमारी से गलती हुई है, लापरवाही हुई है और इसीलिए उन पर एक्शन लिया गया है, उन्हें सस्पेंड किया गया है। पुलिस ने कहा है कि हम इससे इनकार नहीं करते कि छात्रा का यौन उत्पीड़न हुआ है। इससे पुलिस अब इनकार नहीं कर रही है। शुरुआत में पुलिस कह रही थी कि ये सुसाइड का मामला है, यौन उत्पीड़न हुआ ही नहीं। आज 24 दिनों की जांच के बाद अब पुलिस से हम कह रही है कि हम यौन उत्पीड़न से इनकार नहीं कर सकते हैं। जो परिजनों ने कपड़े सौंपे हैं पुलिस को, उसमें से एक कपड़े पर स्पर्म मिला है, तो यौन उत्पीड़न की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी, लेकिन पुलिस को जांच में क्या कुछ मिला इस बारे में हम आपको बताते हैं। तो आज शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में पुलिस अधिकारियों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें पटना के आईजी जितेंद्र राणा, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और दूसरे अधिकारी मौजूद थे। हालांकि उन्होंने जो अपनी बातें कहनी थी वही कही, उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया। जब पत्रकारों ने सवाल किए तो अधिकारियों ने कहा, पुलिस अधिकारियों ने कहा नो कमेंट्स और वहां से उठकर निकल गए। बाहर भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने, पुलिस अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर निकल गए। अब यह जो मामला है इसमें आज पुलिस ने क्या कुछ कहा वो हम आपको बताते हैं। पुलिस ने कहा कि हमने हॉस्टल के डीवीआर को सीज किया, वीडियो की जांच करवाई और 5 जनवरी को दोपहर को छात्रा अपनी एक दोस्त के साथ कमरे में जाती दिखी, अपनी एक दोस्त यानी सहेली के साथ कमरे में जाती दिखी और 2 मिनट के बाद कमरे से बाहर आई। इसके बाद फिर वो कमरे से नहीं निकली। 6 जनवरी को जब ब्रेकफास्ट करने के लिए आवाज दी गई, उसने आवाज नहीं दी तो हॉस्टल स्टाफ ने दरवाजा खोलकर उसे निकाला और पुलिस ने उसके पटना जंक्शन से हॉस्टल पहुंचने तक के सीसीटीवी कैमरे में जहां जहां वो कैद हुई उसकी भी जांच की। जिस ऑटो से वो हॉस्टल पहुंची थी उसके ड्राइवर से भी बात की और यह भी पता करने की कोशिश की कि इस मामले में उसके साथ क्या कुछ हुआ है। पुलिस ने कहा कि इस मामले की जानकारी पीड़ित परिवार को दी गई थी। हालांकि पुलिस ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है और यह भी कहा कि परिवार ने जो हमें छात्रा के 5 कपड़े दिए थे उसमें से एक कपड़े पर स्पर्म यानी कि सीमेन, स्पर्म तो नहीं मिला होगा, सीमेन मिला है। कोई भी घटना यहाँ हुई थी या जहानाबाद में? पहले ये बात कैसे सामने आई कि घटना कहाँ हुई थी? मिसलीड क्यों कर रही थी पूरे केस को? घटना कहाँ हुई है सर? पटना में हुआ है या जहानाबाद में? पहले बोला गया कि रेप नहीं हुआ है सर, दोबारा फिर जो तथ्य थे उससे अवगत करा दिए गए आप लोग को। इसके घटना कहाँ हुई है? आज इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। इस प्रेस वार्ता को विशेष रूप से बुलाया गया है क्योंकि माननीय पोक्सो न्यायालय से एक महत्वपूर्ण आदेश प्राप्त हुआ है चित्रगुप्त थानाकांड संख्या के संबंध में, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार एसआईटी द्वारा इसका अनुसंधान किया जा रहा था और उसके बाद वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा इस कांड के अनुसंधान अग्रिम अनुसंधान हेतु सीबीआई को कार्यभार सौंपने का जो अनुशंसा की गई। इस कांड के संबंध में जो माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ है उसके अनुपालन हेतु आप लोगों की सुविधा के लिए
कुछ इस मामले के जो तथ्य हैं उनको आपके सामने जो एसआईटी के विभिन्न सदस्य उनके द्वारा रखा जाएगा, ताकि इसके माननीय न्यायालय के आदेश का जो है अनुपालन किया जा सके। एसआईटी के द्वारा जो इस संबंध अनुसंधान के दौरान जो तथ्य आए हैं उनको जो पुलिस मुख्यालय को, पुलिस महानिदेशक महोदय को एक तथ्य प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसके आधार पर एसआईटी के द्वारा जो विभिन्न तथ्य हैं इसमें उनसे आप लोग को अवगत कराया जाएगा, ताकि माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका अक्षरशः अनुपालन करने में जो भी संबंधित है उन सभी को सुविधा हो। कदमकुआ थाने के एक पुलिस पदाधिकारी को फर्द बयान दिया गया। उस फर्द बयान को चित्रगुप्त नगर थाने को अग्रसारित किया गया। फर्द बयान प्राप्त होने के साथ ही वहां पे उस फर्द बयान के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई सुसंगत धाराओं में। सूचना प्राप्त होने के साथ ही चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस पदाधिकारी एवं एफएसएल की टीम के द्वारा घटनास्थल जो बताया गया था फर्द बयान में, उसका बृहद रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सबसे पहले तो ये पाया गया कि पूरे घटनास्थल पे सीसीटीवी का व्यापक कवरेज मौजूद है। सीसीटीवी के डीवीआर का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने के उपरांत उसे विधिवत जब्त करके एफएसएल जांच हेतु अग्रसारित कर दिया गया। साथ ही साथ एफएसएल के द्वारा घटनास्थल पे जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद थे उन्हें विधिवत सीज करके फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। साथ ही साथ जो भी संबंधित वहाँ पे लोग थे इस घटना से, जैसे उस हॉस्टल के वार्डन हो गए, वहाँ रहने वाली अन्य लड़कियां हो गई, गार्ड्स हो गए, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल में पीड़िता के परिवारजन थे और डॉक्टर जिन्होंने उनका इलाज कर रहे थे, उन सभी का बयान लिया गया। उन सभी के बयान का वीडियो भी बनाया गया। साथ ही साथ ये उसके बाद परिवार के द्वारा अनुसंधानकर्ता को पीड़िता के कमरे से मिले एक दवा के खाली स्ट्रिप प्रदान किए गए। उस दवा का नाम एमिटोन प्लस है। साथ ही साथ फैमिली के द्वारा ही पुलिस को 5 कपड़े प्रदान किए गए। परिवार के द्वारा बताया गया कि यह वही कपड़े हैं जो कि पीड़िता पहन रखी थी और हॉस्पिटल के द्वारा उन्हें दिए गए थे। साथ ही साथ पीड़िता का मोबाइल फोन भी उपलब्ध कराया गया। इन सभी को अग्रतर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। इन सब की सूची बनाई गई। साथ ही साथ अनुसंधान के क्रम में यह भी पता चला कि पीड़िता का उम्र 18 से कम है, वो जुवेनाइल है, अतः इस कांड में पॉक्सो एक्ट के धाराओं का भी समावेश किया गया। इसमें जब कांड का नोट बोलिएगा। पीड़िता दिनांक पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगी हुई हैं और साथ ही में पॉक्सो कोर्ट के द्वारा निर्देश भी दिया गया है, जिससे आप लोगों को अवगत कराया जाए। कल भी कराया गया था और अभी भी आप लोग अवगत कराया जाएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि जो पॉक्सो की धाराएं हैं, पॉक्सो एक्ट है और जो पॉक्सो कोर्ट का जो निर्देश है उसका आप लोग अक्षरशः अनुपालन करें। सर ये बताइए कि जो एसआईटी के द्वारा अनुसंधान के क्रम में यह बात निकल कर आई कि 27/12/25 को विक्टिम अपने फैमिली, जिसमें उसके माता पिता और भाई है, उसके साथ पटना स्थित हॉस्टल से जहानाबाद एक गाड़ी से जाती है, स्कॉर्पियो गाड़ी से। इस बात का सत्यापन फैमिली मेंबर्स के बयान से भी होती है। जहानाबाद जाने के क्रम में जहानाबाद में ही अरवल मोड़ पे उनके द्वारा गाड़ी रोककर एक मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन खरीदे जाते हैं पीड़िता और उनके फैमिली के द्वारा। उन मेडिसिन में एमिटोन प्लस भी था, उसके साथ कुछ अन्य भी मेडिसिन थी। इसका सत्यापन जो हमें स्ट्रिप मिले थे उनके ये परिवार के द्वारा जो सुपुर्द किया गया था, उसके बैच नंबर से उसका मिलान किया गया। बैच नंबर के मिलान करने से यह पाया गया कि यह उसी बैच नंबर की दवा है। साथ ही साथ कि पीड़िता के यूपीआई बैंक अकाउंट से भी इसे वेरीफाई किया गया। उसके साथ साथ इसका सत्यापन दुकानदार के बयान, साथ साथ फैमिली मेंबर के बयान से भी हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह मेडिसिन फैमिली के द्वारा उस दिन जहानाबाद अरवल मोड़ के पास एक दुकान से खरीदी गई थी, जो बाद में फैमिली के द्वारा पुलिस को हैंड ओवर किया गया था। साथ ही साथ हमें पीड़िता का मोबाइल मिला था, जिसकी फोरेंसिक जांच कराई गई। फोरेंसिक जांच में काफी सारे तथ्य निकल कर आए। उसमें से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 5 तारीख को ही उन्होंने उसी एमिटोन प्लस के केमिकल कॉम्बिनेशन को सर्च किया था, जो उसका सॉल्ट होता है। साथ ही साथ ये पूर्व में भी पीड़िता के द्वारा काफी कुछ 24/12 को मोबाइल में सर्च किया गया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वे टू बाय साइनाइड पॉइजन टैबलेट्स,
स्लीपिंग पिल्स इत्यादि इत्यादि। साथ ही साथ हमें अनुसंधान में हॉस्टल के रूम से एक पीड़िता की पर्सनल डायरी भी मिली है। डायरी का भी विश्लेषण किया गया है। डायरी में जो उन्होंने जो बातें लिखी है उससे ये पीड़िता की मानसिक स्थिति और उनकी जो परिस्थिति थी घटना होने के पूर्व, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। डायरी को भी एफएसएल जांच के लिए भेजा जा रहा है। इसमें 2 मिनट हो गया। पीड़िता दिनांक 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाजरत है। अनुसंधान के क्रम में प्रभात मेमोरियल से ट्रीटमेंट एवं डिस्चार्ज रिकॉर्ड को प्राप्त किया गया। प्रभात मेमोरियल द्वारा निर्गत डिस्चार्ज समरी में, जो कि लामा है, उनमें निम्नलिखित कारण अंकित किए गए हैं: एलिज्ड केस ऑफ ओपियोइड पॉइजनिंग, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, हेड इंजरी विद सीवियर cerebral edema, refractory septic shock, hypokalemia, hypocalcemia, viral meningitis, hypothyroidism। इलाज के क्रम में ही पीड़िता का यूरिन टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त किया गया, जहां ओपिएट एवं बेंजोडाइजेपिन स्क्रीन यूरिन टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। तत्पश्चात पीड़िता मेदांता अस्पताल में इलाजरत रही, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मेदांता द्वारा प्राप्त डेथ समरी में डायग्नोसिस एंड कॉज ऑफ डेथ में निम्नलिखित कारण अंकित किए गए हैं: रिफ्रैक्टरी शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, ओपिएट एंड बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग। मेदांता में पीड़िता के मृत्यु के पश्चात मेडिकल बोर्ड का गठन कराकर वीडियोग्राफी करते हुए पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मंतव्य में यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया गया। प्रभात मेमोरियल अस्पताल एवं मेदांता से प्राप्त मेडिकल रिकॉर्ड्स, पीएम रिपोर्ट, पीएम वीडियो को पटना एम्स में स्पष्ट मंतव्य हेतु अग्रेसारित किया गया है। जांच के दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए पीड़िता के वस्त्रों में से एक अंतवस्त्र में से वीर्य होने का प्रमाण मिले हैं, जिसे वैज्ञानिक रूप से एफएसएल के द्वारा डीएनए सीक्वेंसिंग किया जा रहा है। एसआईटी टीम के द्वारा जांच का दायरा बढ़ाते हुए माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के पश्चात अन्य संभावित संदिग्धों का डीएनए सैंपलिंग कराया जा रहा है। इसमें जो हॉस्टल का जो सीसीटीवी फुटेज है उससे संबंधित डीवीआर को सीज किया गया और डीवीआर का एनालिसिस के लिए एफएसएल में भेजा गया, जहां से एफएसएल के द्वारा कंफर्म कराया गया कि ये जो वीडियो है वो लगातार है और इस वीडियो में कहीं भी किसी तरह का भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ये वीडियो जो है वो पूरे अलग जगहों का लगाया गया है, जो जितने भी रास्ते हैं सब जगह कवर करता है। इस पर जब देखने से ये पाया गया कि दिनांक 5 तारीख को दोपहर के करीब 3:30 बजे के आसपास पीड़िता हॉस्टल में ही रहने वाली एक अन्य लड़की के साथ हॉस्टल में आती है, स्टेशन से यहाँ पहुँचती है और अपने कमरे में जाती है। कमरे पे जो गेट एंट्री है उस पर फुटेज वगैरह है। इसमें दिखाया जाता है कि वो केवल 2 बार 2-2 मिनट के लिए निकलती हैं, जो बाथरूम जाती हैं और वापस आ जाती हैं, और उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो अपने कमरे में ही रहती हैं। उनको अपने कमरे से न निकलते देखा गया, ना ही किसी अन्य लड़कियों के द्वारा ये सूचित किया गया कि कोई व्यक्ति वहाँ पे आया है। घटनास्थल का वहाँ का जब भौतिक निरीक्षण भी किया गया है तो पाया गया कि ये जो कमरा है वो 3रे फ्लोर पर स्थित है और अंदर में एक छोटी सी खिड़की है जिस पे जाली लगी हुई है और कमरे में आने के लिए केवल एक दरवाजा है जो सामने कॉरिडोर से आता है, जिस पे सीसीटीवी आच्छादित है। इसमें जब आगे एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि 6 तारीख को सुबह में करीब 9 बजे के आसपास हॉस्टल की वार्डन जो आती हैं वो पीड़िता को नाश्ता करने के लिए जगाती हैं, परंतु वहाँ अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। पुनः दोपहर में 3:50 बजे लंच के लिए जब नहीं आती हैं तब वार्डन के द्वारा वहाँ पे अन्य लड़कियों को जमा किया जाता है और उनके द्वारा नाम लेकर वहाँ के द्वारा करने की कोशिश की जाती है। वहाँ के बगल के गार्ड के मदद के द्वारा दरवाज़ा तोड़ा जाता है और तोड़ के उनको निकाला जाता है। इसमें जब इसके पहले में देखा गया तो पाया गया कि जो पीड़िता हैं वो 5 तारीख को दोपहर के 3:05 पर पटना जंक्शन पर पहुँचती हैं और पटना जंक्शन पर जिस ट्रेन से आती हैं उस ट्रेन का उन्होंने एनालिसिस किए। जब ये जंक्शन से उतरते हुए इनका वीडियो फुटेज अवेलेबल है और जब ये आती हैं तो फिर ये ऑटो रिक्शा में बैठती हैं। उसमें इसी हॉस्टल में रहने वाली एक अन्य लड़की भी इसमें रहती है और उनका भी बयान लिया गया है और जो टेम्पो चालक है उनका भी बयान लिया गया है और इन लोगों को साथ में आते हुए देखा गया। जो जिस ट्रेन से वो यहाँ आई थी उस ट्रेन का भी जांच किया गया और
पीड़िता के जो परिजनों के बयान और वैज्ञानिक अनुसंधान से ये पाया गया कि 5 तारीख को दोपहर 12:38 पे पीड़िता जहानाबाद में थी और इसके पूर्व 27 से लेकर 5 तारीख तक पीड़िता जहानाबाद में थी। इसमें कांड का विश्लेषण किया गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि 6 तारीख को पीड़िता को हॉस्टल के कमरे से निकाल के डॉक्टर सजानंद के अस्पताल लाया गया था। फिर समुचित इलाज हेतु जो परिजनों के द्वारा ही उनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। अग्रता अनुसंधान में बात निकल के आई कि जब इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो, परंतु प्रभात मेमोरियल के द्वारा 6 तारीख को MLC काटा गया और थाना को इसके बारे में सूचना दी गई। थाना को सूचना प्राप्त होने पर एक महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ पे आई जो उनके परिजनों से मिली। परिजनों के द्वारा बताया गया कि जब वो होश में आएंगी तब उनका अपना बयान दर्ज करके अग्रता कांड दर्ज करेंगे। महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ के परिजनों को नंबर दिया गया अपना कि अगर कुछ भी इसमें कहना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके बताएं। 9 तारीख को सब इंस्पेक्टर को फ़ोन आता है और वहाँ पे जाके फिर फर्द बयान दर्ज होता है और जैसा बताया गया कि इसमें कांड दर्ज किया जाता है। क्योंकि इसमें जब 6 तारीख को सब इंस्पेक्टर के द्वारा विजिट किया गया था और उसमें जो कदम कुआं थाना में प्रभार में चल रहे थे उनको तुरंत इसके बारे में सूचना चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी को देना चाहिए था और जो चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी उनको भी इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसलिए उन पर अभी अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। वह अनुसंधान में प्रगति करते हुए SIT के द्वारा जांच का दायरा बढ़ाते हुए जहानाबाद में जो परिस्थितियां रही उसके बारे में अग्रतर जांच की जा रही थी और जो DNA सैंपलिंग हेतु जो अन्य संभावित संदिग्ध हो सकते हैं उनका वैज्ञानिक अनुसंधान के थ्रू और जो मानवीय इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से वहाँ पर अनुसंधान किया जा रहा था। इसी क्रम में जो मृतका के जो परिजनों के द्वारा दिनांक 24 जनवरी को माननीय उच्च न्यायालय पटना में इस कांड के जो न्यायिक अथवा CBI से जांच कराने हेतु याचिका दायर की गई, जिसका बिहार सरकार ने संज्ञान लेते हुए और इस कांड के जो अग्रतर अनुसंधान हेतु CBI को संस्तुति भेज दी है। इस संबंध में अब सवाल यह उठता है कि इस मामले में पहली बार पुलिस ने इस तरह से स्वीकार की है गलती। पुलिस ने यह भी कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद अब पुलिस ने माना है कि छात्रा से यौन उत्पीड़न से इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं तो शुरू में पुलिस कह रही थी कि सुसाइड का मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसके बाद फिर FSL की रिपोर्ट आई, तब अब पुलिस कह रही है कि यौन उत्पीड़न से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस ने 18 लोगों के DNA सैंपल लिए लेकिन किसी का सैंपल मैच नहीं किया। जो सीमेन छात्रा के कपड़ों से मिला है वो किसी से मैच नहीं किया। अब बिहार सरकार ने पूरे शंभू हॉस्टल कांड की जांच की अनुशंसा CBI से सिफारिश कर दी है। अब यह सिफारिश गृह मंत्रालय को जाएगी और गृह मंत्रालय से DOPT को जाएगी, डायरेक्टर ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और DOPT से यह जाएगी सिफारिश CBI डायरेक्टर को। CBI डायरेक्टर के पास यह अधिकार है कि वो उसे एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद या तो वो किसी भी यूनिट को दी जा सकती है, दिल्ली यूनिट को भी दी जा सकती है, पटना यूनिट को भी दी जा सकती है। जिस यूनिट को दी जाएगी उस यूनिट के से एक ऑफिसर उसका IO बनेगा, इंस्पेक्टर या DSP रैंक का कोई अधिकारी बनेगा। इस मामले में CBI SIT भी गठित कर सकती है ताकि जल्दी जांच हो। SIT गठित होगी तो ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स इस पर काम करेंगे। अब इस मामले में CBI की एंट्री किसी भी समय हो सकती है, प्रक्रिया चल रही होगी। इस मामले में बवाल तब मचा था जब पीड़ित परिवार पहली बार मिलने पहुंचा था बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार से। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार से जब पीड़ित परिवार के मतलब छात्रा के पिता पहली बार पिता सिर्फ पहुंचे थे, पिता और भाई और परिवार के दूसरे सदस्य, तो DGP ने कहा था कि उन्हें अब तक जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके मुताबिक ये सुसाइड का मामला लग रहा है। परिजनों ने इसे मानने से इनकार कर दिया था और पुलिस पर आरोप लगाया था कि यह जो है मामले की लिपापोती की कोशिश है। उसके बाद फिर पुलिस मुख्यालय से कुछ दिनों बाद
पीड़ित परिवार को फोन गया और कहा गया कि डीजीपी आवास पर आप उनसे मिलने आइए। फिर पीड़िता के माता पिता और परिवार के दूसरे सदस्य बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार से मिलने पहुंचे और वहां बिहार के पुलिस महानिदेशक भी थे और एसआईटी के अधिकारी भी थे जी। उन्हें बताया गया कि अभी तक की पुलिस जांच में यह सामने आया है, एसआईटी की जांच में सामने आया है कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है, लेकिन परिजनों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ऐतराज जताया, उन्हें कहा गया कि आप सम्राट चौधरी से मिलिए, गृह मंत्री से। उन्होंने सम्राट चौधरी से भी मिलने से इनकार कर दिया और वे नाराज होकर उन्होंने कहा कि पुलिस बिक गई है, पुलिस इस मामले में सही जांच नहीं कर रही है, पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए पीड़िता के परिजन। इसके बाद सुबह बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट करके यह जानकारी दी, सोशल मीडिया में ट्वीट पोस्ट करके यह जानकारी दी कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई जी। उसके बाद कल जहानाबाद में मार्च निकला है, 10,000 से भी ज्यादा लोग इसमें शामिल थे और न्याय की मांग की गई। अब देखिए सीबीआई इस मामले में कैसे न्याय करती है। बट बड़ा सवाल यहाँ है कि पुलिस मान रही है कि पीड़िता के साथ रेप हुआ है, लेकिन जब डीजीपी से मिलने आए थे परिवार वाले तो उन्होंने कहा सुसाइड का मामला है। नहीं, ये नहीं मान रही है पुलिस की रेप हुआ है। पुलिस कह रही है कि आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, सबूत नहीं है उनके पास कि हुआ है। वो कह रहे हैं कि इनकार हम नहीं कर सकते, एविडेंस होता तब तो पता लगा लेते कि किससे। डीएनए सैंपल जिसका जिसका लिया किसी का मैच नहीं किया। शक है तो उन्होंने सुसाइड कैसे बोल दिया? देखिए, ये इन सारे सवालों का जवाब तो बिहार के पुलिस महानिदेशक को देना होगा, बिहार के एसएसपी, पटना के आईजी को देना होगा, पटना के एसएसपी को देना होगा, पटना के आईजी जितेंद्र राणा को देना होगा, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को देना होगा जी। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी जो बात कहनी थी उन्होंने अपनी बात कही और फिर वहां से पत्रकारों के सवाल पर नो कमेंट्स करते हुए चले गए। आप देखिए, अब सीबीआई जांच लेगी अपने हाथ पर, उसके बाद वो कैसे प्रोसीड करती है जी। शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामला सीबीआई को सौंपा जा चुका है, लेकिन आज फिर आईजी और एसएसपी शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले में सवालों से बचते हुए नजर आए। इसको लेके आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।